डिस्कशन जो हमने कल किया था दैट वाज के रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए 3 सेंटर्स हैं हमारी बॉडी में. सबसे पहले नाम आया था किसका? हाइपोथैलेमस का, जहां से रिलीज होता है हार्मोन जिसका नाम क्या है? ADH. फुल फॉर्म, द अदर नेम ऑफ ADH, वेसोप्रेसिन. दूसरा सेंटर जो रेगुलेशन करता है एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म का दैट वाज जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus, जहां से रिलीज होता है हार्मोन नोन एज रेनिन, जो एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के रेगुलेशन करके वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सके. तो रेनिन की जरूरत तब पड़ेगी जब GFR का वैल्यू घट जाएगा ताकि प्रेशर बढ़ाया जा सके, और ज्यादा प्रेशर होने पे GFR का वैल्यू भी इंक्रीज हो. तीसरा सेंटर था हार्ट, जहां से जो हार्मोन रिलीज होता है दैट्स कॉल्ड ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. ये हार्मोन वेसो डायलेशन का काम करता है. तब जब GFR का वैल्यू बढ़ गया है और उसको रिड्यूस करके कम करवाना है तो फिर हार्ट से रिलीज होता है ये हार्मोन जिसका नाम है क्या? ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर. तो फोरलिम्स में 3 बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस. हाइंड लिम्स में भी 30 बोन्स, फीमर, पैटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस. वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स, सर्वाइकल वर्टिब्रा, thoracic vertebra, lumbar vertebra, sacral vertebra and coccyx. कान के अंदर 3 ear ossicles, malleus, incus, stapes. Ribs 12 pair, 3 types में classified: true ribs, false या vertebrochondral ribs and 2 pair of floating ribs. face में 14 हड्डियां, skull में 8 हड्डियां. खत्म हो गया. ओवरऑल ये जो नंबर है दैट एड्स अप टू 206. क्योंकि हमने लिम्स की बात की तो 30, 30, 60. हाइंड लिम्स में 30, 30, 60. ओवरऑल इट बिकम्स 120. 120 हो गए हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स. 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं और 6 जॉइंट्स पे आता है. शोल्डर जॉइंट को क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल. एंड हिप जॉइंट को क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल. चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं. सर हम लोग मिक्चुरेशन याद है? फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. कम टू योर बुक पेज नंबर 209 अगर ये नई बुक है तो. इफ यू हैव द न्यू बुक पेज नंबर 209, वरना अगर आपकी ओल्ड बुक है तो आपको आना है अपने सेक्शन 19.3 में. नए बुक्स में 16.3 पे, ओल्ड बुक्स में 19.3 पे. ओवरऑल जो हमारा रीनल टिब्यूल है. अच्छा एक छोटी सी बात मैं एक बार और मेंशन कर देता हूँ जल्दी से फास्ट. इस डायग्राम से तो बहुत सारी फेमिलैरिटी गेन कर लीजिए आप. हाथ इतना हैंडी हो जाए कि आप पूरे नेफ्रॉन को बहुत कन्वीनियंटली कई बार बना सकें. इसको हम लोग नीचे और इमेजिन कर लेते हैं. देखो ये जो जोन है ना यहाँ से ऊपर तक, जिसमें शामिल है क्या क्या, जरा गौर से समझें. जिसमें शामिल है हमारा कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमैंस कैप्सूल, जिसमें शामिल है हमारा एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस और इफरेंट आर्टरियोल. ये जो जोन है, this zone, that is given a term called Malpighian corpuscle. This zone is called Malpighian corpuscle. और इसके अलावा जो कुछ भी बच गया, क्या क्या बच गया? PCT, फिर ये चारों कहलाते हैं रीनल टिब्यूल्स. क्या बोलते हैं इनको हम लोग? Tubules of the nephron, renal tubules. They are, all these 4 are collectively called renal tubules. ये रीनल टिब्यूल्स है 1, 2, 3 और 4. ये टर्म याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. माल्फिजियन कॉर्पस्कल इंक्लूड्स द फिल्ट्रेशन जोन, जहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है. जो पार्ट्स इन्वॉल्व है फिल्ट्रेशन में, ऑफ कोर्स बोमैंस कैप्सूल के अंदर हो रहा है, और इनकमिंग ब्लड वेसल, द एफरेंट आर्टरियोल, जहां फिल्ट्रेशन हो रहा है वो ग्लोमेरुलस, बाहर जो अनफिल्टर्ड प्रोडक्ट बाहर आगे बढ़ गया वो इफरेंट आर्टरियोल. तो दिस होल जोन इज कॉल्ड माल्फिजियन कॉर्पस्कल. एंड इसके अलावा इसके नीचे का जो भी हिस्सा है सब पतला पतला टिब्यूल है, दे आर कॉल्ड रीनल टिब्यूल्स. तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि रीनल टिब्यूल्स में कहां पे कौन सा सब्सटेंस अब्सॉर्ब या सिक्रीट होता है, कौन सा सब्सटेंस अब्सॉर्ब होता है या सिक्रीट होता है. तो ये एक एक करके 1, 2, 3, 4 सीक्वेंशियली वी विल बी गोइंग थ्रू दी स्ट्रक्चर्स. क्योंकि हम लोग अब बात कर रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के बारे में. पहला स्टेप क्या था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन.
Where did that took place? ये माल्फिजियन कॉर्पस्कल या माल्फिजियन बॉडी में हुआ है फिल्ट्रेशन, यही हुआ ना. हम सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और टिब्यूलर सिक्रीशन ये इधर होगा. तो ये जो आपका सेक्शन है 16.3 या फिर पुराने बुक्स में 19.3, दैट टॉक्स अबाउट के रीनल टिब्यूल्स में होने वाले सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या टिब्यूलर सिक्रीशन. टिब्यूल्स है ना ये, टिब्यूल्स, तो ये सारे पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, सो दे आर कॉल्ड टिब्यूल्स. तो टिब्यूलर सिक्रीशन, इसका मीनिंग समझ आता है आपको, और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हम लोग डे 1 से इस बारे में बात कर रहे हैं, और ये टर्म से आपको इतनी दोस्ती अब तक हो चुकी होनी चाहिए कि इसका मीनिंग आपको समझ में आ रहा है. मैं एक बार दोबारा आपको हेल्प कर देता हूं बहुत ब्रीफली कि ये जो स्टेप्स है ना यूरिन फॉर्मेशन के, इसमें पहला स्टेप था अल्ट्राफिल्ट्रेशन. दैट सिंपली मीन कि व्हेनेवर द ब्लड कम्स टू द नेफ्रॉन, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले स्मॉल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस दे गेट फिल्टर्ड एंड दे गेट्स एक्यूमुलेटेड इनटू द बोमैन्स कैप्सूल. हम लोगों ने कल कारण देखा था, हमने बात की थी कि देयर इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट देयर जो 3 लेयर का है. ब्लड वेसल का क्या था? एंडोथेलियम सेल्स, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बोमैन्स कैप्सूल के इंडिविजुअल सेल्स को क्या कहते थे? पोडोसाइट्स. एपिथेलियम बनता है उससे. तो जो एपिथेलियल इंडिविजुअल सेल है दैट वाज कॉल्ड पोडोसाइट. पोडोसाइट के बीच में गैप था, गैप का नाम स्लिट पोर्स या फिल्ट्रेशन स्लिट्स. तो इन पतले पतले गैप से चीजें ब्लड से फिल्टर होकर नीचे आ जाती हैं. एवरीथिंग ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट क्या? प्रोटीन्स. और अगर हम बोले ब्लड से क्या क्या नहीं फिल्टर हुआ तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स. चलो आ जाओ, फंक्शंस ऑफ टिब्यूल्स में हम लोग बात करते हैं. मतलब ये रीनल टिब्यूल्स के बारे में बात की जा रही है. सिर्फ टिब्यूल बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स हम किडनी के अंदर है तो रीनल वर्ड तो रहेगा ही रहेगा ना. तो आ जाइए फंक्शंस ऑफ द टिब्यूल्स में इंडिविजुअली ऑल दीज 4 स्ट्रक्चर्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट. Proximal convoluted tubule is lined up by simple cuboidal brush bordered epithelium. टिश्यू चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो इन टर्म्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वैमस एपिथेलियम और या फिर जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है ना, इसमें बहुत से टाइप्स थे. चपटा चपटा फ्लैट फ्लैट सेल को आप स्क्वैमस एपिथेलियम बोलते थे, है ना. क्यूब शेप को क्यूबॉइडल कहते थे, पिलर लाइक सेल्स को कॉलमनर एपिथेलियम कहते थे. तो यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन में पीसीटी मतलब यहाँ पे जो सेल्स है ना उनके नेचर और स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है. कैसा सेल होता है? स्क्वैमस नहीं होता बच्चा, देखो ना, पढ़ो ना. क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, मतलब ऊपर ना सीलिया प्रेजेंट है. हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया, याद है आपको? तो PCT is lined by simple cuboidal brush bordered epithelium which increases the surface area for the absorption. क्योंकि बहुत सारी चीजें absorb होंगी यहाँ पे. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में बात हो रही है. Nearly all the essential nutrients, जितनी भी चीजें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूजफुल चीजें, एसेंशियल चीजें फिल्टर होके चली गई थी. लाइन लिखा हुआ है NCERT का कि नियरली ऑल द एसेंशियल थिंग्स, essential nutrients are absorbed, जैसे कि 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed by this segment. BCT also helps in maintaining the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion and ammonia into the filtrate and by absorption of carbonate ions from it. दोबारा एक बार समझोगे कि अब्जॉर्ब क्या हुआ, सिक्रीट क्या हुआ. अब्जॉर्ब और सिक्रीट का मतलब सिंपल तरीके से समझ लो कि एक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे फ्लूइड है, फ्लूइड से क्या क्या खींच लिया उसको क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन. और अपने अंदर या इस साइड से क्या क्या फ्लूइड में ट्रांसफर करवा दिया, इसको क्या बोलेंगे? सिक्रेशन. दोनों काम हो रहा है साइमल्टेनियसली. आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि ये जो दूसरा वाला काम है ये क्यों हो रहा है? हमें अब्जॉर्प्शन 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 तो समझ में आता है कि यूजफुल चीजें चली गई थी. कब? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान. क्यों? क्योंकि वो स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज की चीजें थी तो फिल्टर होके सब कुछ चला गया. हम परेशान हो गए कि काम की चीजें भी चली गई, हार्मफुल चीजें तो जानी ही थी. तो हमारा ये मुद्दा था, हमारा जो इंटेंशन था वहां पे ये था कि यूजफुल चीजें वापस आनी चाहिए, दे शुड बी अब्सॉर्ब बैक इनटू द ब्लड. तो ये तो समझ आ रहा है लॉजिकली. बट ये जो टिब्यूलर सिक्रीशन की बात है इसका क्या मतलब है? मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बताता हूं. टिब्यूलर सिक्रीशन का बेसिक मीनिंग ये होगा कि सर्टेन सब्सटेंसेस बैलेंस ऑफ द फ्लूइड मेंटेन रखने के लिए टिश्यूज से निकल करके इस फ्लूइड में डाला जाएगा, क्योंकि ये फ्लो होता 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 प्रॉपरली बहता बहता कलेक्टिंग डक्ट तक जाए और कलेक्टिंग डक्ट से पेल्विस में जाए, रीनल पेल्विस में. याद है आपको रीनल पेल्विस? ये जो हॉलो सा स्ट्रक्चर है ना सेंटर ऑफ किडनी में,
तो जैसे इसका मतलब सिंपल से देखो, पानी के बारे में एक चीज आप जान लें कि पानी के अंदर सर्टेन सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो पानी के अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या गाढ़ापन होगा। पानी के अंदर ज्यादा गाढ़ापन तब हो जाएगा जब, मतलब पानी वर्ड नहीं यूज करते हैं, एक लिक्विड के अंदर या जो फिल्ट्रेट निकल करके आया, इसमें सिर्फ वाटर थोड़ी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं ना, बट अगर इसमें से पानी का कंटेंट H2O का कंटेंट बहुत सारा निकाल लिया गया तो इसके अंदर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, गाढ़ापन बढ़ जाएगा ना। एक दूसरी चीज को आप दिमाग में अच्छे से रखेंगे, जैसे हमने कल बात की थी कि सर्टेन चीजें ना एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होती हैं, कुछ चीजें पैसिवली रीअब्सॉर्ब होती हैं। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब हुआ कि एनर्जी लगा करके, एटीपी खर्च करके, और पैसिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब हुआ क्या, अपने आप कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कि अगर एक साइड कोई सब्सटेंस का क्वांटिटी या मात्रा ज्यादा है और दूसरे साइड कम है, बीच में एक पार्टीशन मेम्ब्रेन है, तो ये जो चीज एक जगह हायर कॉन्सेंट्रेशन में है ये अपने आप पैसिवली कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होकर आएगा। हवा चलती ऐसी ही है, पानी का फ्लो ऐसे ही होता है। एयर का कॉन्सेंट्रेशन जहां ज्यादा है वहां से बह करके हवा कम की तरफ आ जाती है जहां एयर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। गर्मी का मौसम जब आता है तो आप पाते हैं कि बहुत तेज गर्म हवा चलती है, जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं लू। सुना है आपने? बचपन में शायद पढ़ा भी होगा आपने। इसका रीजन क्या है, ज्योग्राफी में या साइंस में भी पढ़ा होगा, मुमकिन है आपने। व्हाट एक्चुअली हैपेंस कि जब गर्मी बहुत तेज होती है, जब धूप की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो गर्मी के मौसम में जमीन भी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। कई बार इतना गर्म कि आप बेयर फुट अपने छत पे भी नहीं चल सकते, पैर जलता है। कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि लाइक किसी रीजन से कपड़ा उठाने, कपड़ा डालने या और भी किसी पर्पस के लिए आप दोपहर 12 बजे बेयर फुट चले गए अगर छत पे, तो आपको लगेगा ओ ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, मतलब एक डिस्कंफर्ट फील होगा आपको। जमीन गर्म हो रही है, इस वजह से सड़क गर्म हो रही है। जब एक सरफेस गर्म हो रहा है तो सरफेस के गर्म होने की वजह से उसका सराउंडिंग एयर भी गर्म हो रहा है, और जब एयर गर्म होगा तो हल्का होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसका बढ़ेगा, और हल्का हवा जो अगर एयर गर्म होगा तो वो लाइट वेटेड होगा, और लाइट वेटेड हवा का क्या होगा, वो ऊपर की तरफ राइज करेगा। अब जब एयर ऊपर की तरफ राइज करेगा तो यहां खाली जगह बनेगा। इस खाली जगह को भरने के लिए इधर से ठंडी हवा दौड़ करके इस एरिया को भरने के लिए आ जाएगी। मतलब एयर विल स्टार्ट फ्लो, द फ्लो ऑफ द एयर विल बिगिन फ्रॉम दिस रीजन जहां पे ठंडा एयर है। अब ठंडा कहां से, यहां गर्म, यहां ठंडा क्यों है, यहां पेड़ है मान लीजिए, यहां सनलाइट डायरेक्टली नहीं पड़ रहा, यहां की जमीन उतनी गर्म नहीं है क्योंकि शैडो है, यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है उसका शैडो पड़ रहा है, तो वो एरिया जो है वो वहां पे उतना हीट नहीं है। जहां डायरेक्ट सन पड़ रहा है वहां ज्यादा हीट है ना, तो जहां हीट ज्यादा है वहां का हवा ज्यादा गर्म है। जब हवा ज्यादा गर्म है तो हवा गर्म होने से हल्का है, और हल्का एयर जो होगा दैट विल राइज अपवर्ड। तो ये जो यहां पे एक जगह खाली हो रहा है, यहां पे मतलब एयर का कॉन्सेंट्रेशन लो हो रहा है, और इधर क्या है, हाई। तो हाई साइड से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ एयर का फ्लो अपने आप चालू हो जाएगा, और इधर खड़े लोगों को लगेगा अरे हवा चल रही है, हवा चल रही है। तो हवा एक्चुअली इज फ्लोइंग, बट द रीजन इज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? इस तरह से ना कोई भी सब्सटेंस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा। अब हम बात कर रहे थे एक्चुअली हम लोग यहां कहां कैसे पहुंच गए, मैं आपको रिकॉल करा दूं कि हम लोग ये रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्यूब्यूलर सिक्रीशन क्यों होता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन तो पच जाता है, हजम कर लेते हैं हम लोग, इसका लॉजिक रीजन है, ग्लूकोज वापस लेना है, अमाइनो एसिड वापस चाहिए, विटामिन वापस चाहिए, पानी बहुत सारा वापस चाहिए। बट ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का रीजन ये होगा कि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके। तो बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट ये है बच्चों कि जब हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बह रहा है, बह रहा है, बहते 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 आगे जा रहा है, और इसमें से ग्लूकोज निकाल के वापस ले लिया पीसीटी ने, अमाइनो एसिड वापस ले लिया, तो इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, जब हम लोग सोल्यूट पार्टिकल निकाल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा पतला। ये लॉजिक समझ आ रहा है? पानी निकाल लेंगे तो हो जाएगा गाढ़ा, और अगर सोल्यूट पार्टिकल निकाल लेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन या कंसिस्टेंसी हो जाएगी लो, पतला हो जाएगा आम भाषा में।
पतला हो जाएगा तो प्रेशर का फर्क पड़ेगा आगे बहने पे, क्योंकि अगर किसी चीज का कंसंट्रेशन कम है तो फ्लो फास्ट और ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो आगे जाकर के इधर नुकसान या प्रॉब्लम ना करे, तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कुछ चीजें यहां सिक्रीट करके इसके कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा झूठ नहीं बोलो, कसम खिलवा देंगे अभी हम, एकदम ऐसे वाला कसम, और ऐसे वाला नहीं, बगल पड़ोसी के सर पे हाथ रख कर कसम खिलवा देंगे अभी हम। तो डोंट लाई, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज आस्क, ठीक है, डोंट चीट योरसेल्फ। तो मैंने बोला कि अगर हमने यहां से पीसीटी से बोला गया ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, तो अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन था ये तो बहुत पतला हो गया ना, तो अब उसको आगे अच्छे से फ्लो होता रहे इसके लिए कुछ चीजें उसमें डाल दी जाती हैं, फिर पानी निकलेगा। देखो अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि हेनलेज लूप को तो बड़े सिंपल तरीके से हमने बना दिया ऐसा यू शेप, बट अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद डायग्राम देखेंगे तो हम पढ़ेंगे इसमें कि हेनलेज लूप का दो ब्रांच है, एक है डिसेंडिंग और इधर से चढ़ने के बाद होगा असेंडिंग, इस साइड वाला डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और इधर वाला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको? तो आपको टिब्यूलर सिक्रीशन का कारण शायद समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग आ जाओ जरा इसकी थ्योरी को देखते हैं। कम टू योर एनसीईआरटी बुक्स प्लीज। दोबारा पीसीटी पढ़ेंगे बच्चों और डेटा याद करेंगे, सवाल जो पूछा जाना है वहां तो जो गिवन डेटा है उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको ना ये चैलेंज के तौर पे बोल रहा हूँ और शायद डे 1 से बोल रहा हूँ, नीट का एक भी सवाल एनसीईआरटी बुक के बाहर नहीं आता, बोर्ड एग्जाम का एक भी सवाल एनसीईआरटी बुक के बाहर नहीं आता। यही दो एग्जाम है आपकी जिंदगी में जो आपको फेस करना है अभी आने वाले फ्यूचर में। तो इतना सा भी आलतू फालतू टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये बुक ले लें, वो भी पढ़ लें, ये कुछ ऑनलाइन देख लेते हैं, कुछ ये स्टडी मटेरियल मंगवा लेते हैं कहीं बाहर से, ये सब वेस्टफुल होगा। जस्ट यू शुड गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एंड प्रैक्टिस मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। उसमें कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं है। आप एक चैप्टर का 200 सवाल करें, 300 करें, 500 करें, 1000 करें, 2000 करें, 5000 सवाल करें, जितना कर सकते हैं करें। आप एक लिमिट के बाद एक लेवल के बाद जब 300 क्वेश्चन कर लोगे ना एक चैप्टर से, भले उसके बाद आपके पास 1000 किताबें हों, ऑनलाइन ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है आपके पास आजकल, इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें अवेलेबल है आपके पास। तो आप पाएंगे क्या कि सब हम और जितना भी कर रहे हैं ना, अलग अलग पब्लिकेशन के बुक्स भी, सब तो सेम क्वेश्चन अब रिपीट होना चालू हो गया, क्योंकि ये जो सीमित नंबर ऑफ पेजेस हैं इस चैप्टर के, अगर कोई क्वेश्चन नीट बेस्ड बन भी रहा है ना तो इसके बाहर से नहीं बन सकता। तो 300 सवाल के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। You don't have any other option. The examiner does not have any option to create any further questions. यही तो कारण है 720 में 720 ले आते हैं लोग, 715 ले आते हैं, 716 ले आते हैं, है ना? तो मतलब पूरा फुल स्कोप है, पूरा का पूरा मार्क्स आ सकता है बच्चे को अगर उसने घोल करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की एनसीईआरटी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। तो मैं एनसीईआरटी सिर्फ बायो के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके तीनों सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूल्स से सॉल्व कीजिए आप, या एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स करके एक किताब आती है, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स करके आप एक बुक ले सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग बुक आती है। हर चैप्टर में निचोड़ के पेज बाय पेज, पैरा बाय पैरा क्वेश्चन होता है, उसमें लिखा रहता है इस पैरा इस पेज का ये सवाल है। तो यू कैन गो फॉर दैट बुक एज वेल, बट उसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है। यही चीज 10 बार पढ़ो, एक चैप्टर 10-10 बार पढ़ लो अगर बहुत टाइम बच रहा है आपके पास तो, बट 10 जगह से सेम बात को पढ़ना इज नॉट एन आइडियल थिंग टू डू। चलो आ जाओ पीसीटी दोबारा पढ़ेंगे बच्चों। पहला पॉइंट ये कि पीसीटी की जो सेल्स, पीसीटी की जो दीवार है ना, ये बनी हुई है सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम की, और ब्रश बॉर्डर्ड होने के कारण ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके कारण क्या होता है, क्या एडवांटेज होता है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन तो होता ही, बट सरफेस एरिया बढ़ जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं यहीं से। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट में हमारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन सब आ गया, न्यूट्रिएंट तो वही सब था। उसके अलावा बोला गया 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर भी यहीं से अब्सॉर्ब हो गया। तो ऑलमोस्ट पीसीटी से जब ज्यादातर चीजें अब्सॉर्ब हो गई तो आगे अब्सॉर्प्शन का जो भार है ये हेनलेज लूप पर और डीसीटी पर बहुत कम हो गया। अरे बोलो,
PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by selective secretion of hydrogen ion and ammonia into the filtrate and by absorption of क्या bicarbonates from it. चलो आगे आओ. हेनलेज लूप फिर क्या करता है? हेनलेज लूप का दो पार्ट होगा, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग. रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम. क्या? रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब. मतलब पहले उधर के बारे में बात हो रही है, ऊपर जब जा रहा है वहां पे रीअब्जॉर्प्शन कुछ खास नहीं हो रहा. अभी रीजन समझ में आएगा, 5 मिनट लगाना है इस पे, ध्यान से पढ़िएगा. However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity. So, गाढ़ापन को आप आसान भाषा में लेमैन टर्मिनोलॉजी में ऑस्मोलैरिटी मान लीजिए. जिनको केमिस्ट्री में जिनका हाथ थोड़ा तंग है, कमजोर है हाथ थोड़ा, तो ऑस्मोलैरिटी और मोलैरिटी और आपको अवागाडोस कांस्टेंट ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में अब्सॉर्ब नहीं है. तो ऑस्मोलैरिटी को फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए आप गाढ़ापन मान लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए, मान सकते हैं. अब इस बात को समझते हुए लाइन को पढ़ेंगे. However, this region, which region? अरे which region? Ascending limb of Henle's loop. किस साइड वाला? दायां की बायां? इस साइड वाला. आपको फ्लो पता है ना कहां से शुरू हुआ? तो nearly all the essential nutrients, However, this region plays a significant role in maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. High osmolarity मतलब गाढ़ापन maintain कराता है. क्यों? क्योंकि पानी यहाँ पे ना तो ऐड हो रहा है ना तो निकल रहा है. The descending limb, पहले वाले limb के बारे में पहले बात हो रही है. The descending limb of loop of Henle is permeable to water, but almost impermeable to electrolyte. परमेबल टू वाटर मतलब वाटर निकल जाएगा डिसेंडिंग वाले साइड से, असेंडिंग साइड से नहीं निकलेगा. परमेबल का मतलब क्या होता है? आर पार होने की क्षमता. राइट, ये पता है ना आपको. सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने पढ़ा था, सेलेक्टिवली परमेबल होता है. इट अलाउज सर्टेन थिंग्स टू पास थ्रू इट, सर्टेन थिंग्स नॉट टू क्रॉस थ्रू इट. So Henle's loop is permeable to water but almost impermeable to electrolyte. This concentrates the filtrate as it moves down. तो यहाँ पे दो बात हुई सिंपल तौर पे. जब ऊपर से नीचे जाएगा फिल्ट्रेट तो पानी खींच लिया जाएगा. पानी खींच लेने से क्या होगा? गाढ़ापन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. जब ये यहाँ से अब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है ऑलरेडी, मतलब जब ये असेंड करेगा ना तो इस वाले लिम्ब से ना पानी बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं होगा. ये इम्परमिएबल है वहां से वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए. वरना अगर पानी भी अब्सॉर्ब हो जाता तो और गाढ़ा हो जाता, और गाढ़ा हो जाता तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता. तो थोड़ा फ्लोएबिलिटी रहना चाहिए ना. पानी रहेगा तब तो थोड़ा फ्लो कर पाएगा आसानी से. तो यहां से इसलिए असेंडिंग लिम्ब में बिल्कुल भी वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिसेंडिंग में अब्जॉर्प्शन होगा. ऊपर से नीचे अगर कोई गाढ़ा सब्सटेंस भी आ रहा है तो आ जाएगा आसानी से. अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब जिस बेंच पे बैठे हैं जैसे, तो आप मान लीजिए कि पानी का थोड़ा सा मतलब 4-5 बूंद पानी हम यहां से वो आपके बेंच के ऊपर वाले हिस्से से ऊपर गिरा के छोड़ दे तो नीचे अपने आप वो चला जाएगा ना फ्लो करके. बट अगर मैं नीचे छोड़ूं और मैं चाहूं ये ऊपर जाए, अपने आप तो जाने से रहा बट मैं फूंक मार मार के उसको ऊपर कर रहा हूं, प्रेशर लगा के, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ये अगर थोड़ा फ्लोएबल होगा तो थोड़ा ऊपर जा भी सकता है. पानी होगा तो चला जाएगा. मैं शहद वहां रख दूं तो आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा तो भी शायद नहीं मूव करेगा. आप समझ रहे हो बात? तो ऊपर से नीचे फ्लो होगा तो गाढ़ा गाढ़ा भी फ्लो हो जाएगा. तो पानी खींचने का काम चल रहा है, पानी बचाना है. आपको समझ आ रही है बात? 99% से ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाता है. 180 लीटर बनता है जीएफआर और बॉडी से बाहर कितना यूरिन निकलता है? 1.5 लीटर. तो पूरा का पूरा ये जो एफर्ट लग रहा है पानी वापस वापस वापस, पानी तो खींचना ही है, साथ साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी खींचना है. एसेंशियल न्यूट्रिएंट तो पीसीडी ने खींच लिया, बाकी अब वाटर को खींचने की पूरी कोशिश बाकी टिब्यूल्स करते रहेंगे. समझ आ रही है बात? बट यहां पानी सिर्फ इसलिए नहीं खींचा जाएगा क्योंकि यहां पे पानी खींचने का मतलब गाढ़ापन बहुत बढ़ जाएगा और बहुत बढ़ जाएगा तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज परमिएबल टू वाटर. और ऊपर वाला लाइन पढ़ोगे आप सबसे एकदम स्टार्टिंग से हेनलेज लूप, बिल्कुल शुरू से हेनलेज लूप. रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम कहां पे? असेंडिंग लिम्ब में. एकदम कुछ नहीं वहां रीअब्जॉर्ब होगा, एकदम जैसे बह रहा है बहने के लिए छोड़ दिया जाएगा. लेकिन ये क्या कर रहा है? ये एरिया ऑस्मोलैरिटी और pH मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट. दिस concentrates the filtrate as it moves down. The ascending limb is impermeable to water
but allows the transport of electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा? आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो पानी नहीं निकलेगा एसेंडिंग लिम्ब से, बट ये इलेक्ट्रोलाइट्स खींचे जा सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट खींच रहे हैं तो सोल्यूट खींच रहे हैं, सोल्यूट खींच रहे हैं तो गाढ़ापन बढ़ रहा है कि घट रहा है? अगर सोल्यूट पार्टिकल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स वापस खींच लिए जाएंगे तो गाढ़ापन बढ़ रहा है, घट रहा है ना? तो गाढ़ापन घटाना था ना ऊपर फ्लो कराने के लिए। तो पानी यहां से ऊपर जाने में नहीं रीअब्सॉर्ब होगा, इलेक्ट्रोलाइट रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। नीचे आने में पानी अब्सॉर्ब होगा, इलेक्ट्रोलाइट छोड़ दिया गया, नहीं रीअब्सॉर्ब किया गया, वरना इधर फिर ये बैलेंस गड़बड़ हो जाता। आ जाइए आगे। Therefore, the concentrated filtrate pass upward. It gets diluted due to the passage of electrolyte to the medullary fluid. Medullary fluid मतलब central part of the kidney is the medulla. Outer part of the kidney is called cortex. याद है आपको ये बात? चलो DCT पे आ जाओ जरा, ध्यान से पढ़ो उसको। The conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment. ओके, ज्यादातर न्यूट्रिशन वगैरह अब्सॉर्ब हो चुका है। पानी यहाँ पे अभी असेंडिंग लिम्ब में अब्सॉर्ब नहीं हुआ था, लेकिन अभी बचा हुआ है पानी, तो उसको खींचना पड़ेगा। इसके पहले पहले कि कलेक्टिंग डक्ट में चला जाए या कलेक्टिंग डक्ट से बहता बहता पेल्विस में चला जाए। तो डीसीटी की जिम्मेदारी आएगी वहां पे खूब सारा पानी अब्सॉर्ब करने की। कल मैंने आपको याद दिलाया था कि वहां पे एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? एडीएच। क्या नाम है हार्मोन का? ये हार्मोन डीसीटी में काम करता है। कल मैंने आपको बताया था डाईयूरेसिस का मतलब क्या होता है, याद है आपको? अरे एडीएच के फंक्शन के बारे में जब बात कर रहे थे तो डिडंट वी टॉक्ड अबाउट कि डाईयूरेसिस का मतलब है एक्सेसिव यूरिनेशन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब ये एक्सेसिव यूरिनेशन नहीं होने देने वाला हार्मोन। दिस विल इंश्योर कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन ना हो, इसके लिए वो क्या करेगा? खूब सारा पानी खींच लेगा। जिन लोगों में एडीएच की डेफिशिएंसी होती है उनको एक डिसऑर्डर होता है, उस बीमारी को बोलते हैं हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच का क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा घट जाएगा बॉडी में तो इट विल रिजल्ट इनटू दिस डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इन जनरल जो हम लोग आम जिंदगी में डायबिटीज के बारे में बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं डायबिटीज मेलाइटिस नाम की बीमारी के बारे में। हार्मोन वाले चैप्टर में ये सब है। डायबिटीज मेलाइटिस का कारण होता है इंसुलिन की कमी, जिसमें आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इस बीमारी का कारण है एडीएच की कमी, और इसका नतीजा, इसका आउटकम ये है कि हर फ्यू आवर्स पे 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में भी आपका यूरिनरी ब्लैडर जल्दी जल्दी भर जाएगा, और जब जल्दी जल्दी भर जाएगा ब्लैडर तो आपको मिक्चुरेशन की जरूरत महसूस होगी। तो इस केस में यहां पे 2 घंटे भी लगातार एक डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट नहीं बैठ पाएगा। ही और शी विल रिक्वायर टू यूज द वॉशरूम टू मिक्चुरेट और एम्प्टी द ब्लैडर। तो एडीएच की डेफिशिएंसी से होता है ये बीमारी। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि यहां पे पानी अब्सॉर्ब हुआ कितना परसेंट? 70 से 80 के आसपास, ठीक है ना। यहां थोड़ा थोड़ा पानी अब्सॉर्ब हो, यहां कोई पानी अब्सॉर्ब नहीं हुआ। तो अभी जितना भी 20-25% और पानी बच गया है, ये कहां अब्सॉर्ब होना है? डीसीटी में। डीसीटी के पास ये अब्सॉर्प्शन करने के लिए एक हार्मोन आता है, कहां से? हाइपोथैलेमस से, और यहां पे स्पेसिफिकली आके एक्ट करता है ताकि बहुत सारा पानी अब्सॉर्ब हो जाए। उसके नाम में ही उसका काम छुपा हुआ है। क्या नाम है उसका? एंटी। किस बात का एंटी? डायूरेसिस का एंटी। व्हाट इज डायूरेसिस? एक्सेसिव यूरिनेशन इज कॉल्ड डायूरेसिस। डीसीटी, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल का मतलब क्या है पता है? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जरूरत के मुताबिक। अगर बहुत सारा पानी बॉडी में ऑलरेडी अब्सॉर्ब हो चुका है, कहां? पीसीटी में, इतना पानी है ही नहीं, गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा आपके बॉडी में पानी की ऑलरेडी बहुत कमी है। या दूसरा केस मान लो कि बहुत पानी है बॉडी में, ठंड का टाइम है, पानी बहुत है और कोई स्वेटिंग वेटिंग नहीं आ रही कि पानी लॉस हो रहा है, पसीने से भी पानी है बॉडी में अच्छा खासा मात्रा में। तो डीसीटी के ऊपर ना ऐसा कोई भार या दबाव नहीं है, क्योंकि बॉडी में पानी की ऑलरेडी प्रेजेंस है ठीक ठाक क्वांटिटी में। तो उस केस में डीसीटी क्या करेगा? पानी नहीं अब्सॉर्ब करेगा, छोड़ देगा, जाने देगा, जा जा लेके जा। क्यों लेके जा?
क्योंकि आपका फ्लोएबिलिटी अच्छा हो सके। ये जो यूरिन है ना, अगर इसमें ज्यादा मात्रा में पानी प्रेजेंट है तो इसका कलर ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा होगा। अगर कम मात्रा में वाटर प्रेजेंट है और खूब सारा गंदगी तो है ही, तो ये येलोइश कलर का होगा। येलो यूरिन इज अ बैड साइन, अनहेल्दी साइन। पानी की कमी है बॉडी में, पानी अच्छे से आप नहीं पी रहे हैं, तो पूरा पानी निचोड़ के नेफ्रॉन खींच लेता है, थोड़ा भी नहीं छोड़ता है। थोड़ा भी नहीं छोड़ता है ऐसा बोलना गलत होगा, मतलब थोड़ा भी नहीं छोड़ेगा तो फ्लो कैसे हो रहा है। बट जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ना, एकदम मार्जिन पे जाकर के उससे थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं जाने देता है। तो डीसीटी के पास ये चॉइस है इस बात को जज कर पाने का, और इसको गाइड कर रहा है हाइपोथैलेमस। वो एडीएच ज्यादा रिलीज ही नहीं करवा रहा उस केस में। जब बॉडी में बहुत पानी है, आपको पानी पीने की आदत है, आप दिन भर में 5 से 6 लीटर पानी पी लेते हैं, तो खूब पानी है बॉडी में, उस केस में यूरिन अगर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पानी लेके निकल भी गया और फिर से पानी का 1 बोतल पी लिया, तो आपका यूरिन क्लीन निकल रहा है। यूरिन में स्मेल बहुत मिनिमल होगा, डाइल्यूटेड होगा ना, तो मिनिमल स्मेल होगा, इन्फेक्शन मिनिमल होगा। अगर आपका यूरिन बहुत पीला है इन कलर, तो दैट विल बी हैविंग अ स्टिंकी अमोनिया स्मेल। ये जो पब्लिक टॉयलेट से स्मेल आती है ना, ये महक होती है किस चीज की पता है आपको? अमोनिया की। किस चीज की? अमोनिया इन particular has that pungent smell. That pungent smell is specifically of that compound called ammonia. एक बार रीड कीजिए प्लीज जल्दी से, फास्ट गो थ्रू दिस। सो डीसीटी का थियरी एक बार प्लीज सारे लोग ध्यान से। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का मतलब समझा रहा था मैं आपको कि जरूरत होगी तो ज्यादा अब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा अब्जॉर्प्शन। उतना पानी निकाल देगा किडनी, कोई बात नहीं, अच्छा ही है। बट अगर पानी की कमी होगी तो पानी थोड़ा भी नहीं छोड़ेगा। उसी केस में होगा पानी का डेफिशिएंसी। स्वेटिंग के साथ भी यही मामला है। आपको पता है क्वेश्चन आया कई बार नीट में आया, अच्छा व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी? आपके बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है? स्किन को ऑर्गन माना जाता है, तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब सवाल ये आता है कि स्किन का जो रोल है, नीट का एक क्वेश्चन है वैसे तो, ये क्वेश्चन जो अभी मैं बोल रहा हूं कि स्वेटिंग का पर्पस क्या है? व्हाई डज अ मैमल स्वेट? ह्यूमन के अलावा बाकी मैमल्स में भी स्वेटिंग होती है, क्या कारण होता है स्वेटिंग का? ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। कारण होता है स्वेटिंग का कि बॉडी का सरफेस कूल हो पाए, यही कारण होता है। एक्सक्रीशन कारण बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, स्वेट में सर्टेन डिग्री ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस निकल जाते हैं बॉडी के बाहर। स्वेट में बहुत सारा अमोनिया होता है, सॉरी यूरिया होता है, नॉट अमोनिया, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, सॉल्ट्स होते हैं, क्रेटिनिन्स होते हैं, बहुत सारे चीजें होती हैं जो बॉडी से बाहर निकालनी ही थी हमें। बट पर्पस ये था कि वाटर निकलेगा ना, तो आपका फोरहेड या बॉडी में जहां पे भी आपकी स्वेटिंग आ रही है, वो तब होगा जब वो सरफेस काफी ज्यादा हीटेड हो जाएगा। अगर सरफेस में हीट आ रहा है तो वहां पे स्वेट आएगा। अब सरफेस में हीट आ रहा है, आप मान लो धूप में है, बहुत देर से धूप में है, गर्मी के मौसम में इन पर्टिकुलर, और गर्मी के मौसम में आप पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से आपकी बॉडी से स्वेटिंग भी आता है और पानी निकल भी जाता है बॉडी से बाहर। असेंबली वगैरह या इस तरह की सिचुएशन जहां पे बहुत देर, आधा 1-1 घंटा किसी को खड़ा रहना पड़ता है धूप में, तो आप पाते हैं लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट इज दिस कि आपका बॉडी का सरफेस हीट हो रहा था और बॉडी में इतना पानी नहीं है कि वो निकल करके स्वेटिंग के तौर पे बाहर निकल पाए। बॉडी रोक लेगा। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में फ्लूइड की क्वांटिटी का रेगुलेशन, कि ज्यादा फ्लूइड है तो निकलने के लिए अलाउ करेगा स्किन, चलो निकल जाओ कोई बात नहीं। बट फ्लूइड है ही नहीं बॉडी में, सर्कुलेटरी दिक्कत आ जाएगी अगर ज्यादा पसीना निकल गया, तो बॉडी हीट भी हो रहा है और फ्लूइड निकल नहीं पा रहा है स्वेट की फॉर्म में, तब आएगा चक्कर। पसीना आ रहा है तो चक्कर नहीं आएगा, पसीना नहीं आ रहा है तो चक्कर आएगा। पसीना आने का मकसद यह है कि सरफेस कूल हो पाए, और सरफेस कूल होगा तो चक्कर नहीं आएगा। पानी पियो, पसीना निकलता रहे, पानी पीते रहो, पसीना निकलता रहे, इज अ गुड थिंग। पसीना नहीं निकल पाना इज अ साइन कि बॉडी में पानी की कमी है।
कभी कभी ऐसा होता होगा, आपको ऐसा महसूस प्रैक्टिकली में भी किया होगा आपने या बाद में, अभी अब ध्यान देना है इस बात पे, कभी बहुत ज्यादा थक करके आप आते हो और खूब सारा पानी, 2 ग्लास 3 ग्लास 1 बॉटल पानी एक साथ पी जाते हो, तो पानी पीने के तुरंत बाद खूब सारा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाता है आपको। पानी पी के आप बैठोगे तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत सारा पूरा पसीना आ गया पानी पीते ही, अगर प्रैक्टिकली फील आपने किया हो तो इट इज दिस, द रीजन इज कि पूरा सरफेस हीट हो रहा था, पानी की कमी थी, पानी बॉडी में गया, ऑस्मो रेगुलेशन को लगा चलो पानी आ गया है, अब थोड़ा पानी निकल जाएगा स्वेट में तो कोई दिक्कत नहीं है। यही बात हम लोग सीख रहे हैं कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का कंडीशनल वाटर अब्जॉर्प्शन है। कंडीशनल का मतलब बॉडी में पानी ऑलरेडी कितना है कितना नहीं है, इस बात पे डिपेंड करता है। ओके है बात? Conditional reabsorption of sodium and water takes place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of क्या bicarbonate ions and selective secretion of hydrogen and potassium ions. Secrete भी क्या क्या हो रहा है वो भी आपको ध्यान रखना होगा. And ammonia to maintain pH and sodium potassium balance in the blood. Collecting duct ये last structure है, यहाँ क्या होता है इसको पढ़ लेंगे. तो long duct, ये collecting duct long है, ये बहुत लंबा भी होता है, कभी 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 शॉर्ट भी होता है, डिपेंड करता है नेफ्रॉन कैसा है। कुछ नेफ्रॉन शॉर्ट होते हैं जिनको आप कहते हैं मेड्यूलरी नेफ्रॉन, कुछ नेफ्रॉन बहुत लॉन्ग होते हैं उनको आप कुछ नेफ्रॉन शॉर्ट होते हैं उनको आप कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, कॉर्टेक्स तक कन्फाइंड है। कुछ नेफ्रॉन मेड्यूला और कॉर्टेक्स दोनों को कवर करते हैं, इनको आप मेड्यूलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। मैंने क्या बोला मैं अभी बताऊंगा जस्ट इन अ मोमेंट, बट पहले आप कलेक्टिंग डक्ट को पढ़ लो। दिस long duct extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. किडनी का आउटर एरिया, एक्सटर्नल बाउंड्री वाला एरिया, ये कहलाता है क्या? ये वाला एरिया कहलाता है कॉर्टेक्स एंड दिस जोन इज कॉल्ड मेड्यूला. मेड्यूला इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द किडनी. Cortex is the border, external, peripheral zone of the kidney. अब ध्यान से सुनो, नेफ्रॉन्स, छोटा सा नेफ्रॉन बना रहा हूं मैं, ये एक छोटा सा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन में हेनलेज, एक नेफ्रॉन ये दिख रहा है आपको, एक नेफ्रॉन और बनाता हूं मैं। यहां पे फर्क क्या दिख रहा है आपको? हेनलेज लूप का। यहां पे एक छोटा सा हेनलेज लूप है, इतना बड़ा, और यहां पे इतना डीप हेनले लूप है। नेफ्रॉन्स का जो माल्फिजियन कॉर्पस्कल वाला एरिया है ना बच्चों, ये कॉर्टिकल पार्ट में आता है। अब ये हेनलेज लूप कुछ केस में बहुत छोटा, यहीं तक है, कुछ केस में एकदम यहां तक है। तो नेफ्रॉन का कैटेगरी इस बात पे डिवाइड हो गया कि उसमें कितना छोटा शॉर्ट हेनलेज लूप है या बहुत डीप लॉन्ग हेनलेज लूप है। इस बेसिस पे दो तरह के नेफ्रॉन हो गए। शॉर्ट हेनलेज लूप वाले नेफ्रॉन को बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो कॉर्टेक्स के एरिया ही में कन्फाइंड है, उसी एरिया तक सीमित है। और जो मेड्यूलरी नेफ्रॉन है ना, ये एकदम डीप मेड्यूला में जा रहा है इसका हेनलेज लूप। आओ कलेक्टिंग डक्ट के बारे में बात करते हैं। द लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला। मीनिंग समझ आ गया? कलेक्टिंग डक्ट तो होता है वो कॉर्टेक्स से लेकर के पूरा मेड्यूला तक के लंबा हिस्सा है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी क्या? कुड बी, अगेन क्योंकि कंडीशनल रिअब्जॉर्प्शन तो डीसीटी से चालू हो गया ना, तो कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। बहुत गाढ़ा यूरिन बनाने के लिए यहां से खूब पानी खींच लिया जाएगा, शर्त या हमें पता है रिक्वायरमेंट या कंडीशन ऐसा होगा अगर तब। क्या कंडीशन? पानी की कमी है बॉडी में, तो पानी बहने नहीं दे सकते यूरिन में, खींच लेंगे वापस। तो फिर डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट को बोला जाएगा तुम भी पानी खींचो, एकदम नहीं जाने देना थोड़ा सा भी पानी, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनना चाहिए। दोबारा पढ़ो। Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. This segment allows the passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep the osmolarity. ये थोड़ा बहुत यूरिया भी डाल देगा वापस। It also plays a role in maintenance of pH and ionic balance of the blood by selective secretion of H+ and K+ ions, hydrogen and potassium ions. तो overall main सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहां हुआ? क्या सीखा इतनी देर में हमने? मेन काम हुआ पीसीटी में, उसके बाद सपोर्टिव काम हेनलेज लूप के दोनों लिम्ब ने दोनों साइड से किया। एक साइड से इलेक्ट्रोलाइट अब्सॉर्ब हुआ, एक साइड से पानी। किधर से पानी अब्सॉर्ब हुआ? डिसेंडिंग के असेंडिंग, असेंडिंग के डिसेंडिंग,
डिसेंडिंग। असेंडिंग में पानी बिल्कुल अब्सॉर्ब नहीं होगा, वो इम्परमेबल टू वाटर हो गया। बाकी डीसीटी का रोल और कलेक्टिंग डक्ट का रोल क्या है? कंडीशनल, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इतना हजम कर लीजिए पहले, हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मेन सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीसीटी। एनसीईआरटी साफ साफ कहता है 70 to 80%, नहीं दो बातें बोला गया कि नियरली ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड, और क्या बोला गया? 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम पीसीटी। अब बचा कुचा पानी अब्सॉर्प्शन बाकी आगे होगा। अब यहां पे जो एक मैकेनिज्म आ रहा है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि गाढ़ापन कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, वो तो कहां से क्या क्या अब्सॉर्ब हुआ, उसी बात का मतलब प्रोसीडिंग अहेड, एकदम अलग कुछ भी नहीं है। कल हमने बात की थी, एक एग्जाम्पल हमने लिया था, इस रास्ते से जा करके हम उस रास्ते से घूम करके जाके पहले पहुंच करके रूट चेंज कर सकते हैं। काउंटर का मतलब ऑपोजिट होता है, करंट का मतलब फ्लो होता है, ठीक है ना। आपके पास ये डायग्राम है, पेज नंबर 211 है, दोनों सब जिनके पास ये वाली बुक है, वरना फिगर 16.6 या 19.6 गौर से देखिएगा प्लीज। लुक एट दिस डायग्राम। यहां पे आपको एक तो नेफ्रॉन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है? वासा रेक्टा लिखा हुआ है उसके नीचे। ये वासा रेक्टा इफरेंट आर्टरियोल का ही पार्ट है। एक काम करो, फिगर 16.3 पे आओ एक बार। फिगर 16.3 पेज नंबर 207 नए बुक में, गौर से देखो जल्दी से फास्ट। यहां पे आप लाल वाला ब्लड वेसल देखो, एफरेंट आर्टरियोल दिख रहा है आपको, ग्लोमेरुलस भी दिख रहा होगा, उससे बाहर क्या निकला? इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल किस तरह से पूरे के पूरे रीनल टिब्यूल्स को रैप अराउंड किया हुआ है, दिख रहा है आपको? इसी स्ट्रक्चर के नीचे लेबलिंग किया हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इफरेंट आर्टरियोल का ही पार्ट है। इफरेंट आर्टरियोल का ही वो क्लस्टर जो चारों तरफ से लपेट लेता है रीनल टिब्यूल्स को, ताकि वहां से सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया जा सके। अब डायग्राम को देखिए जरा, ये फिगर 16.6 में आपको यहां पे जो वैल्यू लिखा हुआ है ना, 300, 400, 400, 600, 800, जितना नीचे गए देखो 1200 भी हो गया। ये एक्चुअली गाढ़ापन बता रहा है, ये बता रहा है ऑस्मोलैरिटी। साथ साथ आप एरो देखो, एरो आपको दिखाई देगा नेफ्रॉन में फ्लो कहां से हुआ? ग्लोमेरुलस से बढ़ा फ्लूइड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फिर कहां गया? पीसीटी, फिर हेनलेज लूप, फिर ऊपर चढ़ गया डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। अब वासा रेक्टा जो साइड में अलग से रखा गया है ना, इसको आपको इमेजिनेशन में उठा करके रख देना है किस पे? नेफ्रॉन पे, और उस पे आप एरो देखोगे तो उसका एरो का डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट। समझ आ रही है मेरी बात? आप देखेंगे कि इफरेंट आर्टरियोल जो है हमारा, वो यहां से निकल करके यही बना हुआ है, क्या? वासा रेक्टा। अब आपका फर्क ये दिखेगा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फ्लो ऐसे है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। वासा रेक्टा में फ्लो पहले इधर से फिर इधर से। तो अगर एक ट्यूब में फ्लूइड ऊपर से नीचे जा रहा है तो उसके पैरेलल उसके ऊपर सटा हुआ एक और पाइप है, उसमें फ्लूइड नीचे से ऊपर जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग? काउंटर करंट। काउंटर मतलब ऑपोजिट, करंट मतलब बहाव। तो चलो जल्दी से फास्ट इसके वैल्यूज को ध्यान दो, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। जैसे कि आप सबसे पहले अगर आ जाते हैं पीसीटी वाले रीजन में, पीसीटी वाले रीजन में आप आएंगे तो वहां पे जो फ्लो होगा वो 300 के आसपास है, दिख रहा है आपको? उसके नीचे हम जैसे जैसे जाएंगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आपको लॉजिक कुछ समझ आ रहा है? क्योंकि 70% पानी वहां से खींच लिया गया, तो गाढ़ापन बढ़ गया ना। 300 के बाद 400 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, 1000 हो गया, 1200 तक हो गया। लेकिन जब आप असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप में गए, असेंडिंग लिम्ब में गए, तो फिर क्या हो गया? वहां पे पानी अब रीअब्सॉर्ब होना बंद हो गया, याद है आपको? और सल्यूट निकाल लिया जा रहा है, तो गाढ़ापन घटेगा ना। तो वो 1200 से 900 हुआ और घटा, 600 हुआ और घटा, 400 हुआ और घटा,
अब पानी, अब हम लोग जब 200 के आसपास पहुंच गए तो अब पानी वहां पे अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो DCT विल डू द एब्जॉर्प्शन और एल्स इट विल नॉट डू द एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वहां पे क्या बात होने वाली है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मिक्चुरेशन पे आना बच्चों जरा, 16.6 पे ध्यान दे करके, और डाउट्स के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, डाउट्स के लिए मैं आपको अलग से हाफ एन आवर का टाइम दूंगा कल। मिक्चुरेशन पे आ जाएंगे। कल हमने मोटी मोटी बात की थी मिक्चुरेशन का मतलब क्या होता है। We talked about कि the act of expulsion of urine from the urinary bladder is called micturition. Yes, यूरिन का यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, मिक्चुरेशन। अब ध्यान से जरा इमेजिनेशन करो जो मैं बोल रहा हूं। कंडीशन इमेजिन करें आप कि आप किसी बोर्ड एग्जाम में बैठे हैं, 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था लास्ट ईयर आपने, यही वो दिन थे जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। इमेजिन करो पिछले साल बोर्ड से बड़े प्रेशर में थे, आज 2 फरवरी, आज जैसे मस्त मौला घूम रहे हो, जिंदगी एंजॉय कर रहे हो, कोई बॉदरेशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। कहना मेरा आपसे ये बच्चों कि अगर आप एग्जाम की सिचुएशन में बैठे हैं, मान लीजिए बहुत हाई प्रेशर, प्रेशर इन द सेंस कि बहुत स्ट्रेस है, 10 बजे से एग्जाम होता है आपका, शायद आप सेंटर पहुंच जाते हैं 9:30 बजे, यू हैव रीच द सेंटर, बहुत से बच्चे बैग लेके जाते हैं, कुछ वहां भी पढ़ लेंगे लास्ट मोमेंट। एग्जाम में जब आप पहुंचे हैं ऑलरेडी बहुत प्रेशर में, बायो वाले बच्चों का जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर मैथ्स का एग्जाम। इमेजिन करो, मैथ्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, गणित बोलते हैं उसको, इसके एग्जाम में आप ऑलरेडी बहुत प्रेशर में हैं। आप जैसे ही वॉशरूम में घुसे, आपका धक धक इतना तेज था, आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई हो चुका था प्रेशर के कारण, क्वेश्चन पेपर देख करके और धक धक बढ़ गया है। एड्रेनलिन नाम का हार्मोन बहुत रिलीज हो रहा है बॉडी में, इमरजेंसी हार्मोन। आधा घंटा के बाद आपको आया बहुत जोर का वॉशरूम का प्रेशर, मिक्चुरेटरी प्रेशर। आपने बोला सर या मैम को, सर मैं गो टू टॉयलेट, सर या मैम ने बोला नो यू कांट, यू नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल फॉर द 3 आवर्स। मान लीजिए ऐसा हुआ, कभी कभी लीनियंसी होगी तो आपको अलाउ किया जाएगा, बट बोर्ड्स में एक्चुअली अलाउ नहीं किया जाता। नीट में या जेई के एग्जाम में आप पानी पी सकते हैं क्लास के अंदर ही, बट आप वॉशरूम नहीं जा सकते, क्योंकि क्या पता आप वहां पे कहां से कहां चिट निकालोगे, क्या करोगे नहीं करोगे, तो यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। बट अभी तो 2.5 घंटा और बाकी है और आपको आया पहला प्रेशर। पहला प्रेशर जब इंसान को आता है, मिक्चुरेटरी प्रेशर, यूरिनरी प्रेशर, तो उस टाइम पे आपका यूरिनरी ब्लैडर भरता है तकरीबन 60 से 65% ओनली। आधा से थोड़ा ज्यादा अगर ब्लैडर भर जाएगा तो आपको आपका न्यूरल सिस्टम एक सिग्नल भेजेगा, ठीक है, आपके ब्रेन से एक सिग्नल मिलेगा कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए, आपको ऐसा महसूस होगा। बट अगर ऐसा हुआ कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, जैसे जो एग्जाम्पल हमने लिया, या आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बस में ट्रैवल कर रहे हो आप, रात में बस चल रही है, हाईवे पे बस चल रही है, थोड़ी आप बस रुकवा करके सड़क के किनारे लोग जाते रहेंगे, बस वाला तो ऐसे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। हर 5 मिनट पे एक पैसेंजर दूसरा आ रहा है, बोल रहा है कि भैया थोड़ा सा रोक दीजिए ना, बहुत दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है। बस वाला बोलेगा ना भाई बस नहीं, बॉटल वॉटल यूज कर लो। तो फैक्ट इज दिस कि अब आपको 60 to 65% तक ब्लैडर भरने पे पहला सिग्नल मिला था, बट आप नहीं जा पाए वॉशरूम, तो ऐसा नहीं होगा कि अब आप बहुत परेशान हो जाओगे। आपको लगेगा ना थोड़ी देर के बाद, थोड़ा देर तक तो ऑफ कोर्स ऐसा डिस्कंफर्ट फील होगा, बट आपका ध्यान ही भूल गया कि अच्छा वॉशरूम भी जाना था। अब 1 से सवा घंटा, 1 से 1.5 घंटा और गुजर गया, फिर एक बैग आया, अब सेकेंड प्रेशर, फिर आपको याद आ रही उस टाइम पे नहीं गए थे ना, अब और जोर से प्रेशर आया। ये लगातार प्रेशर फील नहीं करेंगे आप। तो अब आपका 1-1.5 घंटा गुजर गया, अब आपका ब्लैडर ऑलमोस्ट 80 से 85% के आसपास भर चुका है। 80 से 85% जो ब्लैडर भर जाएगा तो आपको सेकेंड सिग्नल मिलेगा मिक्चुरेशन के लिए, यूरिनरी प्रेशर का, जो कंपैरेटिवली थोड़ा और इंटेंस होगा। ये वैरी कर सकता है, अगर बीच में पानी पियोगे तो ये 1 से 1.5 घंटे में हो जाएगा, पानी नहीं पियोगे तो ये थोड़ा और लंबा भी खींच सकता है। सेकेंड प्रेशर विल बी मोर इंटेंस, लेकिन अभी भी आप नहीं जा पा रहे हो, अभी भी 2 घंटा हुआ है, 1 घंटा और बाकी अभी एग्जामिनेशन हॉल में। तो अब आपके बॉडी का मैकेनिज्म थोड़ा स्लो डाउन होगा, आपके पैर हल्के हल्का ठंडा होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहता है तो हीट भी निकलता है ना
सर्कुलेशन के दौरान, तो आपके बॉडी से ना थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर निकलेगा, स्वेटिंग होगी। सॉक्स पहना है आपने तो सॉक्स मतलब पैर में, फीट से भी स्वेटिंग होगी, हाथ से बहुत पसीना आएगा, लिखने में दिक्कत होगी, क्योंकि बॉडी से फ्लूइड निकलने की कोशिश कर रहा है और आप अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो यूरेथ्रा से निकल पाए। आप क्या नहीं कर रहे, आपको कोई और नहीं करने दे रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए इन्विजिलेटर आपको अलाउ नहीं कर रहे। अब अनदर 10% ब्लैडर का और भरना, ये ना बहुत लंबे टाइम तक भी जा सकता है, 2 घंटा 3 घंटा भी जा सकता है, बट इतना ज्यादा यूजुअली ऐसा होगा नहीं, बट अगर किसी का होता है। अच्छा, एक और चीज मैं बताता हूँ साथ साथ इसी बात से कनेक्टेड, कि जब बहुत ठंड होती है ना, तो यूजुअली ना सुबह सुबह नींद खुल गई, आपकी क्लास 11 बजे है, नींद खुल गई 5 बजे और बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है, और ठंडा इतना है कि उठने का मन नहीं कर रहा है, तो मतलब प्रेशर बहुत इंटेंस नहीं है, तो 1 घंटा और सो जाते हैं उसी प्रेशर को बर्दाश्त करते करते। तो पहला वाला सिग्नल आया था, उसको इग्नोर मारा आपने, अगले वाले सिग्नल में प्रेशर और हाई आया। अब आपको यहां पे थोड़ा थोड़ा कंट्रैक्शन, पेन स्टार्ट हो सकता है हल्का हल्का। अगर ये आप बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक उसको टॉलरेट कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ हेल्दी थिंग टू डू, पहली चीज तो ये। अगर, लेकिन मेरे एग्जामिनेशन हॉल वाला जो एग्जाम्पल था, इस केस में अगर ये बहुत लंबे टाइम तक भी अगर एक्सटेंड हो गया है, तो आपकी स्वेटिंग से ना थोड़ा थोड़ा फ्लूइड निकल रहा है, इसलिए वो टाइम डिले होता जा रहा है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि किसी की इंटोग्रेशन चल रही है, पुलिस ने जेल में हाथ पैर बांध करके किसी क्रिमिनल को रखा है और पूछताछ चल रही है ना, डर का सिचुएशन अलग है, उसका घबराहट अलग है, डंडे वंडे पड़ रहे हैं, सुबह से शाम तक बांध के रखा है उसको एकदम चेयर वेयर पे, या उल्टा लटका के, देखा है मूवीज में आपने, चेयर में हाथ पैर भी बांध दिया, थोड़ा सिंपल कंडीशन इमेजिन कर लो, और बेचारे से सारी बातें हो रही हैं। इस सिचुएशन में जो उसका धक धक बढ़ा हुआ है, एड्रेनलिन बढ़ा हुआ है, कि अगर कोई बहुत जोर से उसको अप करके डांट भी देगा ना, तो ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, ये खुद ब खुद खुल जाएगा और यूरिन विल स्टार्ट फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी। देखा है मूवीज में आपने ऐसा? तो मिक्चुरेशन इज अ फिनोमेना, जैसे कि मिक्चुरेशन में आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है मिक्चुरेशन पे। रीजन इज दिस कि हमारे बॉडी में जितने भी ओपनिंग्स है ना, उनमें मस्कुलर वॉल्व होता है, जिसको बोलते हैं स्पिंटर, यूरेथ्रल स्पिंटर, एनल स्पिंटर, इसोफेजियल स्पिंटर, हर जगह होता है बॉडी में, जहां जहां भी कुछ फ्लो हो रहा है ना, वहां पे गेट होता है कंट्रोलिंग, वॉलंटरी मसल का बना हुआ। कितना भी जोर का प्रेशर आ रहा है आपका, पहला और दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं, वो नहीं कंट्रोल होगा, वो तो एक बार जोर से चिल्ला देने पे निकल जाएगा बाहर यूरिन, और निकल जाएगा, जेन्युइनली निकल जाएगा। बहुत जोर का प्रेशर किसी को आ रहा है, कई आर्स का प्रेशर है ये, तो वो जोर से डांट देने पे क्या होगा ना, आपको शिवरिंग होगी, थोड़ी थरथरा जाएगा इंसान, अगर रेडी नहीं था उस सिचुएशन के लिए, तो उस केस में आपका स्पिंटर ओपन हो जाएगा। वरना इन जनरल दिस स्पिंटर विल ओपन कब, जब आप चाहेंगे तो, वॉलंटरीली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको कंसिडर करो आप, कि जब आपको बहुत जोर का प्रेशर आता है, एग्जाम देके निकले एकदम, सब बैग वैग में रखे, पेन वेन, अब जा रहे तुरंत वॉशरूम जाकर के अच्छे से दरवाजा बंद करके अपनी पोजीशन लेने के बाद जब आप साइकोलॉजिकली रेडी होंगे ना, तो यूरिन का फ्लो स्टार्ट होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? व्हेन यू विल अलाउ वॉलंटरीली फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ योर ब्रेन टू स्पिंटर टू गेट ओपन, तो ब्लैडर का यूरेथ्रल स्पिंटर ओपन होगा। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कि छोटे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है, कि छोटे बच्चे क्या, 3 साल 3.5 साल के बच्चे भी कभी कभी वो बेड पे मिक्चुरेट कर देते हैं रात में सोने के दौरान। अगर ऐसा होता है छोटे बच्चों के साथ, तो उनका बहुत लॉजिकल रीजन ये होता है, देखो छोटे बच्चे वो डिपेंड करता है, एक सर्टेन एज तक ऐसा होता है, जब तक आपका वॉलंटरी मसल, छोटे बच्चों का वॉलंटरी मसल ना बहुत स्ट्रांग नहीं होता, छोटे बच्चों का वॉलंटरी मसल कंपैरेटिवली काफी ज्यादा वीक होता है, तो उनका ना डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। छोटा बच्चा मतलब एकदम 3 साल 3.5 साल का बच्चा बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनका वॉलंटरी मसल मजबूत नहीं है। बट जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है, 6 साल 7 साल का एज होगा, तो वॉलंटरी मसल स्ट्रांग होगा। वॉलंटरी मसल जब स्ट्रांग होगा, तो ये सारे स्पिंटर आपके कंट्रोल या रेगुलेशन में आएंगे, और एल्स वो लाइक अपने नींद के दौरान भी मिक्चुरेट कर देते हैं बच्चे। जो मैं बहुत छोटे की बात भी नहीं कर रहा हूँ, छोटे बहुत छोटे तो बोल भी नहीं पाएंगे, और जब बच्चे 2 साल 2.5 साल के हैं, बात करते हैं थोड़ा थोड़ा, दिन में वो बताते हैं कि मेरे को वॉशरूम जाने की जरूरत है अपने मदर्स को, फादर्स को, बट रात में सोने के दौरान दे विल मिक्चुरेट। द रीजन फॉर द मिक्चुरेशन वुड बी कि द
voluntary muscles of the sphincter are not that activated at that age, and that would be the reason why a child would micturate involuntarily. वरना आपका micturation कैसा होगा? Voluntarily. मीनिंग आ रहा है समझ आपको दोनों का? आज जरा पढ़ते हैं मिक्चुरेशन के बारे में, एसेंशियल बातें. मिक्चुरेशन में दिन भर में हमारे बॉडी से 25 ग्राम के आसपास यूरिया बाहर निकलता है. एनसीईआरटी का डेटा कहता है 25 से 30 ग्राम. यूरिन जो होता है वो होता है स्लाइटली एसिडिक इन नेचर. पीएच वैल्यू उसका 6 के आसपास होता है, तो स्लाइटली एसिडिक होता है, पेल येलो कलर का होता है. हल्का पीलापन होगा ही होगा उसमें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंस भी प्रेजेंट हैं. ज्यादा पीला होना इज अ साइन कि आपके बॉडी में वाटर की कमी है, या तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है यूरिया बनने का. दोनों में एक बात है. पेशेंट बोलेगा हम पानी भी बहुत पीते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी पीला होता है यूरिन. तो यूरिया बहुत बन रहा है, पानी की दिक्कत नहीं है. तो ये देखना पड़ेगा यूरिया कैसे बन रहा है. यूरिया बनने का जो सबसे मेजर सोर्स है वो है प्रोटीन. जितना ज्यादा प्रोटीन डाइट आप कंजम्पशन करते हैं और बॉडी उसको अच्छे से पचा अगर नहीं पाता है, तो दैट रिजल्ट इनटू द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड इन एक्सेसिव क्वांटिटीज. Micturation. Urine formed by the nephron is ultimately carried to the urinary bladder, where it is stored till a voluntary signal is given by central nervous system. ये line clear है? This signal is initiated by stretching of the urinary bladder as it gets filled with the urine. पूरा भरने का इंतजार नहीं होगा, भरता जाएगा, आधा से थोड़ा ज्यादा भर जाएगा तो पहला सिग्नल जाएगा. In response, the stretch receptors of the walls of the bladder send signals to the CNS. What is CNS? Brain and spinal cord is the part of CNS. है ना? Full form of CNS is central nervous system, but उसमें शामिल क्या क्या है? Brain and spinal cord. The CNS passes on the motor message to initiate the contraction of smooth muscles of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter, causing the release of the urine. कौन सा sphincter? Urethral sphincter. Urethra का sphincter. What is urethra? Opening of the urinary bladder. डब्बे में डालो urethral sphincter. Urethral sphincter open up होगा, urine release out हो जाएगा. The process of release of urine is called micturation, and the neural mechanism causing it is called micturation reflex. An adult human excretes on an average 1 to 1.5 liters of urine per day. ठीक है, ये average है, depending on the consumption of water. ज़्यादा water consumption से और ज़्यादा quantity of urine भी expel out होगा, which will be a healthy and good sign. Not a problem. ऐसा नहीं किसी का 2 लीटर यूरिन निकल रहा है तो बुरी बात है. 2 लीटर यूरिन निकल रहा है तो इसमें बात बहुत सिंपल है, पानी का कंजम्पशन बहुत अच्छा है इंसान का. अगला पॉइंट, the urine formed is light yellow colored watery fluid which is slightly acidic. क्या है pH? Around 6. Approximate value is 6. ठीक है, एसिड होता है कहां तक? 7 से थोड़ा सा कम, 6.9 तक. 7 becomes neutral and has a characteristic odor. What is odor? Smell. अमोनिया जैसा स्मेल होता है उसका, क्योंकि यूरिया, यूरिक एसिड सब नाइट्रोजनस गैसेस, वेस्ट्स हैं. On an average 25 to 30 gram of urea is excreted out per day. ठीक है, various conditions can affect the characteristics of urine. जैसे कि analysis of urine helps in the, जैसे various condition का मतलब color change urine, urine में बहुत ज़्यादा, यूरिन में कई बार ब्लड भी निकल सकता है, सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन लोगों का, इसको हम लोग कहते हैं हेमाटोयूरिया, पॉलीयूरिया, डिसयूरिया. ये मैं आपको अगले दिन लिखाऊंगा कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स. ये अलग अलग डिसऑर्डर में ये चीजें आ जाएंगी. वैसे तो अगर यूरिन का सैंपल भी अगर चेक किया जाता है बहुत सारी बीमारियों के लिए, तो बहुत सारे कारण पता चलते हैं. तो यही बात लिखा हुआ है कि एनालिसिस ऑफ यूरिन help in the clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctionings of the kidney. For example, presence of glucose अगर आपके यूरिन में है तो ये क्या बता रहा है? ग्लाइकोसूरिया, ये डायबिटीज का सिम्टम हुआ है ना. कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है तो ये कीटोन यूरिया बताएगा. फिनाइल कीटोन यूरिया नाम की बीमारी में ऐसा पाया जाएगा इन यूरिन. आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस. कौन सा डायबिटीज? एक डायबिटीज के बारे में हमने बात किया था, वो कौन सा था? डायबिटीज इंसिपिडिस. The difference between the two diabetes would be that one is due to the deficiency of ADH, the other one is due to the deficiency of insulin. Both these are the different hormones with absolute different functions and the deficiency diseases. ठीक है,
तो यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस लिखा है, डब्बे में डालो, पेंसिल से साइड में कहीं लिख लो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ताकि दोबारा जब पढ़ो तो याद रहे कहीं पे। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से होता है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटिस वहां मेंशन्ड है, आप सिर्फ वहां पे आसपास कहीं लिख लें डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ये बीमारी कॉज करता है। आम भाषा में नॉर्मल डायबिटीज में हम इस बीमारी का नाम लेते हैं, जिसको आप चीनी या शुगर कह देते हैं। तो डेटा यहां से निकल करके क्या आया, 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे निकलेगा, पर डे 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। एसिडिक नेचर होगा यूरिन का, एक पंजेंट कैरेक्टरिस्टिक ओडर होगा, पेल येलो या बहुत ज्यादा स्लाइटेस्ट येलो कलर होगा उसका। मैच्योरेशन और मैच्योरेशन रिफ्लेक्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सिग्नल को आप रिफ्लेक्स बोलेंगे, प्रोसेस को आप मैच्योरेशन बोलेंगे। यूरिन का बाहर निकलना वाला प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाएगा, बट महसूस हो रहा है आपको वॉशरूम जाने की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। सो वेल, टुमारो वी शैल टॉक अबाउट द वेरी सिंपल बेसिक थिंग्स, जिसमें बात आएगी कि किडनी के अलावा स्किन से भी एक्सक्रीशन हो रहा है, लिवर से भी हो रहा है, सैलिवरी ग्लैंड से भी हो रहा है, लंग से भी हो रहा है, CO2 जो बॉडी से बाहर निकल रहा है। और डिसऑर्डर्स में विल टॉक ऑफ सम सिग्निफिकेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स एज वेल। चलो, थैंक यू एवरीवन।